वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। तो साथियों, हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ चुके थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो मुगल वंश में बाबर को हमने पढ़ लिया है। अब बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। तो हुमायूं को पढ़ेंगे साथियों। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ। अब देखो, 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 21 अप्रैल 1526 को, उसके बाद बाबर ने क्या किया कि मुगल वंश की नींव रखी। और उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासन चलता है। बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी आ जाते हैं। तो हम हुमायूं के बारे में पढ़ लेंगे। यानी कि 1526 से 1857 की क्रांति तक मुगल भारत में रहे और यहाँ मुगल का वर्चस्व रहा। तो मुगल में हमने बाबर को पढ़ लिया। बाबर को उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। तो हुमायूं को साथियों देखेंगे। जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं साथियों, नोट करते जाइएगा और लगातार मेहनत करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है। 60,244 वैकेंसी, 60,000 प्लस वैकेंसी है। अच्छा मौका है और इस समय मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है, खुद से ज़्यादा स्टडी करना है। अपने आप से जितना अपने आप को कहते ना कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना होगा। आपको लगातार मेहनत करना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैथ लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे और रीजनिंग 56 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। उसके बाद 37 हिंदी हो जाएगी, 38 रीजनिंग, 38 जीएस। यानी कहने का मतलब है कि मैथ 20 नंबर का हो जाएगा। तो आपको बढ़िया स्कोर खड़ा करना है। और रीजनिंग में 55-56 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, हिंदी 37 क्वेश्चन रहेगी और उसके बाद जीएस है जो 38 नंबर की। तो एक बढ़िया स्कोर खड़ा करना है। 220 प्लस की तैयारी करके रहना साथियों। 110 प्लस क्वेश्चन करना अच्छे से और 220 प्लस नंबर रहें, ताकि आप किसी भी कैटेगरी में रहो एकदम सेफ रहो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल बनेगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेपर की तैयारी करना है। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना, हिंदी पढ़ना, मतलब सारों सब्जेक्ट पढ़ना है और खुद ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। तो साथियों, हम बाबर के बारे में पढ़ चुके थे, अब हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल वंश से क्वेश्चन बनते हैं, तो साथियों देख लेंगे जल्दी से। अब इसमें यह है मुगल वंश। मुगल वंश 1526 से 1857 की क्रांति तक मुगल वंश चला। हुमायूं का जन्म 1530 से 1556 तक। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। और हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। कहाँ हुआ? काबुल में हुआ। देखो साथियों, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। 6 मार्च 1508 ईस्वी को, यानी कहने का मतलब है 6 मार्च 1508 ईस्वी को कहाँ पे हुआ? काबुल, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। तो साथियों, इसके पिता का क्या नाम था? हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और माता कौन थी? माहम बेगम। पिता का नाम बाबर था, माता हुमायूं की कौन थी? माहम बेगम। कौन थी? माहम बेगम। 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में हुमायूं बदकसा का क्या बना? सूबेदार नियुक्त किया गया। बदकसा एक क्षेत्र पड़ता है, वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? बाबर को। बाबर ने हुमायूं को क्या किया? बदकशा का सूबेदार नियुक्त किया। जब बाबर की मृत्यु हुई तो
1530 ईस्वी में। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने हुमायूं को बदकशा का क्या नियुक्त किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। अब हुमायूं बड़ा पुत्र था, तो जैसे इनके पिता की मृत्यु हुई बाबर की, तो बाबर ने, भाई जब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हुमायूं। तो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का क्या हुआ? राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में। अब देखो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है बाबर की, तो बदकशा का सूबेदार था उस समय हुमायूं, तो फिर हुमायूं को क्या बना दिए? राज्याभिषेक हो गया। अब राज्याभिषेक होने के बाद राजा बन गया। तो हुमायूं के जो पिता बाबर थे उन्होंने कहा था कि अपना जो राज्य का बंटवारा है अपने सभी भाइयों में बांट देना। तो अब देखिए कैसे अपने सभी भाइयों में बंटवारा करता है। तो ये सबसे बड़ा था हुमायूं। हुमायूं तो राजा बन गया, दिल्ली का राजा बन गया, लेकिन आपके कब्जे में दिल्ली रहेगी, लेकिन अन्य भाइयों को भी अन्य क्षेत्र दे देना। तो हुमायूं ऐसे ही करता है जैसे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल 4 पुत्र थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इन्होंने गुलबदन बेगम ही ने हुमायूं नामा लिखा। तो अब देखिए साथियों, कामरान को क्या दे दिए? काबुल और कंधार दे दिए। जो कामरान पुत्र था यानी कि हुमायूं का जो भाई था, कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिए। कौन सा क्षेत्र? काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिए। अस्करी जो था उसको संभल का क्षेत्र दे दिए। अस्करी को कौन सा क्षेत्र दे दिए साथियों? संभल का क्षेत्र अस्करी को दे दिए। जो हिंदाल था, हिंदाल को दे दिए मेवाड़ का क्षेत्र। हिंदाल को क्या दे दिए? मेवाड़ का क्षेत्र। तो अपने भाइयों में बंटवारा कर दिए। लेकिन एक इसी का हुमायूं का चचेरा भाई था, उसको दे दिए बदकशा का क्षेत्र। जहां का ये पहले सूबेदार हुमायूं था, वो बदकशा वाला क्षेत्र किसको दे दिए? सुलेमान मिर्जा, जो कि एक चचेरा भाई था। इसको इसके पिताजी ने नहीं कहा था, लेकिन ये अपनी स्वेच्छा से दे दिया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं किस में विश्वास करता था? ज्योतिष में। इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं नामा किसने लिखा? अगर पूछा जाता है पेपर में हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम, इसी की बहन थी हुमायूं की, इसी ने लिखा हुमायूं नामा। तो अब देखो, कामरान को दे दिए काबुल और कंधार का क्षेत्र, काबुल और कंधार को क्षेत्र दे दिए कामरान को। अस्करी को दे दिए संभल का क्षेत्र। हिंदाल को दे दिए मेवाड़ का क्षेत्र। सुलेमान मिर्जा जो चचेरा भाई था उसको बदकशा का नियुक्त कर दिए। अब देखिए साथियों, हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। अब हुमायूं के गद्दी में बैठते ही अनेक समस्याएं आने लगी। अनेक समस्याओं में कौन थी? अफगान समस्या। अफगान में सबसे बड़ी जो समस्या थी शेर खां, जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते। किसके नाम से जानते? शेर शाह सूरी के नाम से। अफगान समस्या है। उसके बाद कमजोर सैन्य व्यवस्था थी। कमजोर सैन्य व्यवस्था थी क्योंकि राजकोष खाली था, बड़ी सेना रख नहीं सकता था हुमायूं। भाई जब पैसा होगा तभी तो बड़ी सेना रखोगे। तो हुमायूं के जो पिता थे बाबर, उन्होंने उनको युद्ध करना पड़ा। भारत में मुगल वंश की नींव रखी, तो भाई हथियार बनेंगे, पैसा लगेगा, सेना में खर्च होगा, इस वजह से राजकोष खाली था, तो बड़ी सेना हुमायूं नहीं रख सका। और कमजोर सैन्य व्यवस्था थी, और इसके भाई भी इसके लिए समस्या थे, क्योंकि पिता की आज्ञा के अनुसार इसने अपने भाइयों को क्षेत्र तो बांट दिए, लेकिन इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। अब जब साथ नहीं देंगे तो इसको बहुत ही समस्याएं झेलनी पड़ी। अब देखिए, महमूद लोदी जो था अभी खुद को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। महमूद लोदी जो था दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी अपने आप को मानता था। अब क्या हुआ कि इसके पास कमजोर सैन्य व्यवस्था थी, राजकोष खाली था, बड़ी सेना रख नहीं सकता था, तो इसने क्या किया कि कलिंजर पर आक्रमण किया। 1531 ईस्वी में कलिंजर ने क्या किया? कलिंजर के किले पर आक्रमण किया। अब देखो, कलिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण तो किया। यहाँ का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव, कौन था? प्रताप रुद्रदेव। 1 महीने तक घेरे रहा। भाई जब चारों तरफ से किले को घेर लोगे, राशन पानी पहुंचेगा नहीं, तो क्या हुआ? तो प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं ने दोनों ने क्या कर ली? संधि कर ली। मतलब जब किला जीत नहीं पाया तो दोनों ने संधि कर ली कि ये शर्तें हम मान लेते हैं आपकी, आप हमारी शर्तें ये मान लो, ठीक।
फिर उसके बाद कलिंजर पर आक्रमण तो 1531 का ये हो गया। उसके बाद अफगान सरदार महमूद लोदी, अफगान सरदार जो महमूद लोदी था वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। तो हुमायूं ने क्या किया कि इसको जौनपुर में घेर लिया। वहीं कहा कि अब मौका है अच्छा है इसको घेरने का, तो घेर लो। तो क्या हुआ कि हुमायूं एवं महमूद लोदी ने क्या किया, इसके बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ, जब घेर लिए, क्योंकि महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा था, तो दोहरिया के युद्ध हुआ। कब, कौन सा युद्ध हुआ, 1532, अगले ही साल दोहरिया का युद्ध हुआ हुमायूं और महमूद लोदी के साथ। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ जौनपुर। अब दोहरिया के युद्ध में किसकी जीत हुई, हुमायूं की जीत हुई। ठीक, हुमायूं की जीत हुई। अब जब हुमायूं की जीत हो गई तो क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि हुमायूं अब शासन करेगा। भाई शासन कर ही रहा था, लेकिन पहले क्या किया, घेराबंदी की। घेराबंदी में प्रताप रुद्रदेव के साथ कलिंजर पर आक्रमण किया और किला जीत नहीं पाया, तो क्या किया, दोनों ने संधि कर ली घेराबंदी करने के बाद। अब देखो दोहरिया का युद्ध, उसके अगले साल 1532 में किसका युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया के युद्ध में क्या हुआ, महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर जा रहा था, तो वहीं पर हुमायूं ने घेर लिया उसको और वहीं पर दोहरिया का युद्ध हुआ, हुमायूं की जीत हुई। अब साथियों देखेंगे चुनार का प्रथम घेरा, यानी चुनार को पहले तो आक्रमण किया था कलिंजर पर, अब चुनार को घेरने की कोशिश किया 1532 में। कौन सा किला, जो चुनार का अभेद किला था। ये किला शेर खां के अधीन था। किसके अधीन था, शेर खां के अधीन था। 4 माह घेरे रहा किले को, चुनार के किले को 4 माह घेरे रहा। जब किले को नहीं जीत पाया तो शेर खां से क्या की, संधि कर ली। क्या कर ली, दोनों ने संधि कर ली कि अपनी अपनी ये शर्तें हैं, हमारी आप मान लो, हम आपकी मान लेते हैं। तो साथियों चुनार का प्रथम घेरा 1532 में, एक किला शेर खां के अधीन था, दोनों ने संधि कर ली 4 महीने घेरे के बाद, जब नहीं जीत सका। मालवा और गुजरात अभियान किसने किया, हुमायूं ने। अब 1534 और 35 के साल में हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। तो मालवा का शासक था बाज बहादुर। कौन था, बाज बहादुर, डरपोक शासक था। इसने क्या किया कि हुमायूं के डर से शासन छोड़ करके अपना मालवा गुजरात का क्षेत्र छोड़ करके बाहर भाग गया। उसके बाद जब हुमायूं जीत जाता है, इसको मालवा और गुजरात पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है, तो हुमायूं क्या करता है, अपने छोटे भाई अस्करी को क्या करता, यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता। मालवा और गुजरात में अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता। तो अस्करी को जब सूबेदार नियुक्त करते हैं तो फिर कुछ दिन बाद क्या करता है, वही शासक जो बाज बहादुर है वो वापस आता है और इसके भाई से अपना गुजरात छीन लेता है, यानी गुजरात का क्षेत्र छीन लेता है। कौन, बाज बहादुर। पहले तो हुमायूं के डर से भाग गया, लेकिन जब देखा कि यहाँ कौन बैठा है, अस्करी यहाँ का सूबेदार बना करके हुमायूं ने बैठा दिया, तो अस्करी को भगाकर क्या किया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। किसने, बाज बहादुर ने। तो साथियों ऐसी ही क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। अगर आप खुद से नहीं जाग पाओगे तो कुछ नहीं। अभी ना पूछो कि हमसे मंजिल कहाँ है, अभी और उसके बीच में सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने कैसे की। तो साथियों देखेंगे चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में हुमायूं का द्वितीय अभियान हुआ चुनार का किला। तो चुनार का अभेद किला था, लेकिन इसने क्या किया कि 1537 ईस्वी में 6 माह घेरे रहा। चुनार के किले को 6 माह घेरे रहा और जब 6 माह घेरे के बाद दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई। तो अब देखो इसने क्या किया, जो शेर खां था, शेर खां ने 1537 ईस्वी पे बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर किसने आक्रमण किया, शेर खां ने। तो बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का जो शासक था, इसने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। तो फिर उसके बाद हुमायूं ने क्या किया, जब
1537 ईस्वी में चुनार का द्वितीय अभियान किया, चुनार के किले को जीता। चुनार तथा बंगाल पर किसका अधिकार हो जाता? हुमायूं का। यानी कि पहले तो गयासुद्दीन महमूद शाह का साथ नहीं दिया, तो उसने शेर शाह ने क्या किया? महमूद शाह को हरा दिया। और शेर खां को हरा करके इसने क्या किया? चुनार का किला, यानी चुनार का किला और बंगाल पर हुमायूं का अधिकार हो गया शेर खां को हरा करके। तो साथियों इसके बाद क्या हुआ? चुनार का किला एवं बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का। ठीक, अब देखो जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में बनते हैं यहाँ से। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कब हुआ? 1539 में शेर शाह सूरी या शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। देखो जब 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, तो ये युद्ध क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद हुमायूं को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। क्या करनी पड़ती? और शेर खां का अधिकार हो जाता। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण किया। तो हुमायूं मारे डर के, क्योंकि इसको वहाँ की बिहार के तरफ की जलवायु तो पता नहीं थी कि किस तरह की जलवायु है, कैसे वातावरण है, कैसे नदियाँ हैं, और बारिश का सीजन था, नदियाँ उफान पे थी। तो क्या किया? हुमायूं के जो अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूब गए, गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूब गए। हुमायूं भी मारे डर के, शेर खां के डर से ये भी नदी में कूद गया। तो इसे तैरना तो आता नहीं था, घोड़े सहित कूद गया। लेकिन जब ये डूब रहा था तो एक निजाम नाम का भिश्ती था नाव चलाने वाला, उसने देखा कि कोई डूब रहा, तो उसे नहीं पता था कि हुमायूं है, तो इसको हुमायूं को बचा लेता है। और बचाने के बाद इस पर किसका कब्जा हो जाता है? शेर खां का कब्जा हो जाता है। किस युद्ध में? चौसा का युद्ध 1539 में। हुमायूं के जो सेना थे गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर जाते हैं कुछ, हुमायूं भी घोड़े सहित कूद जाता है गंगा एवं कर्मनाशा नदियों में। तो जब नदी में कूद जाता है तो ये डूब रहा था, तो निजाम नाम का भिश्ती जो नाव चलाने वाला था उसने हुमायूं को बचाया। और अब देखो इस पर किसका अधिकार हो गया? शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। शेर खां ने किसकी उपाधि धारण की? पूछा जाएगा किस युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की? तो कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा। शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि किसमें धारण की? चौसा के युद्ध में। इसके अगले साल 1540 में बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज पड़ता है कानपुर के आगे। तो यहां पर क्या किया? देखा कि हुमायूं अभी जा रहा है, तो रास्ते में हुमायूं को घेर लेता है बिलग्राम कन्नौज के पास अगले ही साल 1540 में। और यहाँ पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया। दिल्ली और आगरा पर किसका कब्जा हो गया? शेर शाह सूरी से। तो अब देखो शेर शाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर कब्जा तो हो गया। अब जो हुमायूं था ये निर्वासन काल आता है 1540 से 1555 तक निर्वासन काल जीता है। तो ये सिंध और राजस्थान के इलाके में 3 साल उधरे रह जाता है, सिंध और राजस्थान पे। तो वहाँ क्या करता है? 3 वर्ष राजस्थान और सिंध के इधर उधर भटकता रहता है। और भटकने के बाद इसने क्या किया? वहीं पर इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। किससे किया? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। जो विवाह तो कर लिया, लेकिन ये सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। सिया मौलवी थे अली अकबर जामी, उन्हीं की पुत्री कौन थी? कौन थी? इसका क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जो कि सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी, हमीदा बानो। और हमीदा बानो के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर का। राणा बीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को राणा बीर शाह के महल में हमीदा बानो के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है।
हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम अकबर है। अकबर जो कि महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। अब देखो इसका निर्वासन काल क्या हुआ, 1540 से 1555 तक निर्वासन काल रहता, 3 साल सिंध और राजस्थान के इलाके में रहता निर्वासन काल के रूप में। फिर वहीं क्या होता है, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। वहीं पर राणा बीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। तो साथियों यहाँ देखेंगे, अब अकबर का जन्म तो हो गया, 1543 में उसी के अगले साल 1543 में हुमायूं ईरान चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हुमायूं ईरान चला जाता। वहाँ के शासक तहमास के यहाँ शरण लेता है। किसके यहाँ शरण लेता है, तहमास, शाह तहमास के यहाँ शरण लेता है। और तहमास की सहायता से जो अपने भाइयों को राज्य दिया था ना, बांट दिया था, लेकिन उनके भाइयों ने उसकी मदद नहीं की। क्या नहीं की, मदद नहीं की। तो उनके भाइयों ने उसकी मदद नहीं की, तो अपने भाइयों से काबुल और कंधार 1545 ईस्वी में जीत लिया। 1543 में क्या किया इसने, 1543 में पहले तो ईरान जाता है, ईरान के शासक शाह तहमास के यहाँ शरण लेता है। उसके बाद शाह तहमास की सहायता से 2 साल बाद 1545 में इसने अपने भाई से काबुल और कंधार जीत लिया। अब देखो इसका निर्वासन काल समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 इंपॉर्टेंट युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, बहुत पेपर में पूछा जाता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, अब देखिए, हुमायूं और अफगान सैनिक इब्राहिम सूर के बीच हुआ। इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। तो इब्राहिम सूर को पराजित करके हुमायूं ने क्या किया, कब्जा कर लिया अपना अधिकार धीरे धीरे। ठीक, तो 1555 में इब्राहिम सूर के बीच ये युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें हुमायूं की विजय हुई, हुमायूं जीत जाता है साथियों। अब उसके उसी साल एक युद्ध और होता है, सरहिंद का युद्ध। किसका युद्ध, सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध होता है, ये देखो किसके किसके बीच में होता है, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच होता है ये युद्ध, जिसे हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1555 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर किसका कब्जा हो जाता है, हुमायूं का। किसका कब्जा हो जाता है, हुमायूं का। तो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, और ये युद्ध लड़ा इब्राहिम सूर जो अफगान सेना शासक थे, इब्राहिम सूर के बीच लड़ा, और सिकंदर सूर के बीच लड़ा सरहिंद के युद्ध। दोनों 1555 में है। और ये उसके अगले ही साल 1556 में दीन पनाह भवन पड़ता है। उसी के पुस्तकालय, सीढ़ियों के पुस्तकालय से उतर रहा था, सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण दीन पनाह भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक लेखक थे लेनपूल, उन्होंने लिखा कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और इसकी मृत्यु लुढ़कने की वजह से हो गई। कैसे निर्वासन काल में जिया, फिर कैसे उसके बाद कहाँ से कहाँ इसका जीवन क्या रहा, तो इस चीज़ को हम लोगों ने जाना। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जो हुमायूं नामा है, इसी की बहन थी हुमायूं की गुलबदन बेगम। तो पूछा जाएगा पेपर में कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने, इसी की बहन थी। अब देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ बना, दिल्ली में। इस मकबरे का जो वास्तुकार था मिराक मिर्जा ग्यास इस मकबरे के वास्तुकार थे, जो कि दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा। तो साथियों, संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है।